देखो एक क्वेश्चन है, calculate the RMS value of the alternating current. RMS value of the alternating current shown in figure. और फिगर आपका कुछ ऐसा है, ये आपका 2 एम्पियर, ये आपका -2 एम्पियर। इस साइड आपकी करंट फ्लो हो रही है और ये है टाइम आपका। चलो बताओ फटाफट। हमें इसके आरएमएस करंट की वैल्यू जाननी है। 0 गलत है। बताओ। √2। IRMS का मतलब क्या होता है? अंडर रूट I का स्क्वायर का मीन। I नॉट हमारे घर में जो एवरेज आती है वो I0/√2 है और उसका एम्पलीट्यूड I0 है। RMS √2 नहीं है। देखो बेसिकली इसमें 3 साइकिल है, पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल। अगर मैं पहले साइकिल में करंट की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 2 एम्पियर। दूसरी साइकिल की बात करें तो आप बोलोगे -2 एम्पियर। तीसरी साइकिल में मैं बोलूं तो I3 = बोलोगे आप 2 एम्पियर। तो 3 करंट है, तो इनका स्क्वायर करो, फिर इसका एवरेज लो, तो क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसका मीन लेते हैं, डिवाइड बाई 3 अपॉन रूट। ये हुई ना IRMS। तो क्या बना? 2 एम्पियर। वेरी गुड। तो आपको कौन सी करंट मिली? ये 2 एम्पियर। अब बिना सॉल्व किए भी मैं बता सकता हूं। अब कहोगे सर कैसे? भाई हमारे घर में 2 एम्पियर। इस समय इस सर्किट में कितनी करंट इसमें आ रही है? नहीं, जो तुम देख रहे हो जिस सॉकेट में लगा है, हर एक सॉकेट में, हमारे घर में जो सॉकेट होता है ना वो ऐसा होता है, 1 2 3 और यहाँ एक होता है। तो जिसमें इन 3 सॉकेट का यूज करते हैं वहां पे 9 एम्पियर की करंट होती है। जहां हम इन तीनों का यूज करते हैं वहां पे 15 एम्पियर की करंट होती है। तो ये जो 9 और 15 है ना, यही आपकी आरएमएस है। तो बताओ कितनी करंट घर में आ रही है? समझ में आई बात? अगर मैं पूछता मैक्सिमम करंट कितनी आ रही है,
तो आप बोलते कि सर आई नॉट इज इक्वल टू √2i मीन्स 2 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट आ रही है, जो फ्लक्चुएशन है उसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना है, ये वैल्यू है। समझ में आई बात? चलो नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने अभी उसको ये बात समझाई। तो आई क्या होता है, कितनी करंट आ रही है हमारे कम घर में, ये आई तो है। तो आई का मतलब क्या हुआ, अरे यार आई ही IRMS है, जो आई है वही IRMS है, आई नॉट डिफरेंट है। क्या ठीक है, तो तुम्हें क्या होता जा रहा है रह रह के, खत्म हो रहा धीरे धीरे। अभी यही बात समझाइए, जो घर में करंट आती है इसमें से जो आती है वही आई है, वही IRMS है। ओ भाई ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक करंट in the circuit is given by I is equal to I naught T upon tau for some time. For some time. Calculate the RMS current for the period T is equal to 0 to T is equal to tau. फिर से हमें क्या निकालना है, हमें RMS ही निकालना है। करो, कहीं ना कहीं ये मैथ्स वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में मैथ में पढ़ रहे होगे आप लोग इस समय, आई थिंक इंटीग्रेशन। तो आई गिवन है, तो क्या करें इसका, इस आई का क्या करें, आरएमएस निकालने के लिए पहले स्क्वायर करके, और अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अब क्या करें ना, मीन, अब हमें इसकी मीन निकालनी है। तो मीन का कहां से कहां तक, 0 से टाउ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टाउ आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर इंटू dt। चलो सॉल्व करो, देन लास्ट में जो वैल्यू आएगी क्या करेंगे उसका रूट, तो हमें क्या मिल जाएगा IRMS। बाकी काम आपका है। I/√2, I/√3। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो IRMS की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी I/√3। वेरी गुड। बाकी इंटीग्रेशन आपको करना है।
मुझे करना पड़ेगा क्या? पेन चलाओ। आज 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हो, पता तो चले। क्या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? कोई जवाब ही नहीं है, चलो कर ही देता हूँ। 1/टाउ। अब देखो ये आई स्क्वायर अपॉन टाउ भी बाहर जाएगा, टाउ स्क्वायर। तो आई स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर बाहर चला गया, और जब इसका करेंगे तो आएगा t³/3, मतलब τ³/3। तो हमारा ये इसके साथ कट गया, वैल्यू मिल गई I0²/3। तो IRMS क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। Alternating voltage ET is equal to 140 sin 300t. What is number first? Its peak voltage. Second, its RMS value. Third, frequency of the supply. कुछ नहीं दिया है। सारी नॉलेज आपके पास है। हाँ ऑब्वियस सी बात है। वेव वाले चैप्टर को भूल गए हो? सारी नॉलेज कौन देता है? उस वेव की इक्वेशन। तो अगर वो पता है तो सब कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। ω/2π इज इक्वल टू टी। हाँ तो 1/f हो जाएगा वो, ठीक है। 100/π, ठीक है। अगला निकालो। हाँ और ये इक्वेशन है वोल्टेज की, तो जो साइन मैक्सिमम होगा तब उसकी वोल्टेज की मैक्सिमम 140। बिल्कुल ठीक है। भाई वही तो करना होता है हमेशा। साइन का जो कोफिशिएंट होगा वो उसकी पीक वैल्यू होगी।
आया आरएमएस कितना माइनस माइनस क्यों आएगा अरे यार थोड़ा और सोचो तुम्हारे पास ई नॉट है तो आई ई आरएमएस कितना तब गजब हाल करते हो यार तुम लोग देखो अगर इसकी पीक वैल्यू की बात करें तो वो होता है ई नॉट मतलब 140 वोल्ट पहली बात दूसरी कह रहा है इट्स आरएमएस वैल्यू तो ई आरएमएस की वैल्यू होता है फॉर्मूला ई नॉट बाई रूट टू मीन्स 140 अपॉन रूट टू मतलब हाँ 70 रूट टू बिल्कुल सही है वोल्ट। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ठीक है ना तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। लो भाई एक लाइन में तीनों का आंसर है पता नहीं क्या करते हो सोचते रहते हो तुम लोग वेव एंड ऑसिलेशन ना पढ़ना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। अगर इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें वो बताओ कितना क्या बताया था एफ इज इक्वल 100/√3 चलो चेक कर लेते हैं हाँ नहीं भाई 50 आ रहा है 50 नहीं एक सेकेंड हाँ 50 आ रहा है ये तो नहीं आ रहा 50 आ रही है आंसर में मतलब अप्रोक्सीमेट 50 नहीं नहीं क्या हाँ हाँ अरे देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है तो एफ इज इक्वल टू हाँ ओमेगा अपॉन 2 पाई मीन्स 300 अपॉन 2 इंटू 3.14 तो अगर मैं 3 ले लू सिर्फ तो ये गया 100 किसने बोला था कुछ यहाँ 100/√3 तो वो तो नहीं आएगा हाँ तो ये आ जाएगा 50 रिवोल्यूशन या रिवोल्यूशन भी क्यों यूज करेंगे हम हर्ट्ज यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी है यही आपकी किसी भी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है याद कर लो आपसे क्वेश्चन पूछे एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बताओ तो क्या बोलोगे हाँ 1/2 बोल रहे हो 50 हर्ट्ज हाँ अरे मैं छुआ कहाँ है ये बुद्धि कहलाती है इससे दिमाग तेज होता है कितने कमजोर हो तुम नशा जाती है 50 और 0.5 में अबे पहले ये बताओ 50 और 0.5 में डिफरेंस नहीं है तब हाफ क्यों बोल रहे हो ये जो है ना तो बोलते क्यों नहीं आंसर आ गया तो बोला करो आगे से कोई नहीं बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अगला दे रहा हूं नहीं 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 रुको कैसे नहीं बताओगे तुम चलो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा अभिनव नहीं तुमसे आ जाता है मुझे पता है और अगर नहीं आया तब बताएंगे अभी नस इस बार पक्का चढ़ जाएगी अ कॉइल हैज
and inductance of 1 Henry. Number first, at what frequency will it have a reactance of 3142 ohm? Second है, what should be the capacity of capacitor? ये कौन पेज पलट रहा है? Capacity of capacitor which has the same reactance at that frequency. चलो भाई बताओ आंसर। कह रहा है अक्वाइल, एक क्वाइल है इंडक्टर, या आप सीधे को इंडक्टर है, उसकी वैल्यू है 1 हेनरी। what frequency will it have the reactance of this? मतलब एक्सेल की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अगर एक्सेल की वैल्यू दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे साहब? एक्सी एक्सेल गिवन है, और इंडक्टर है, ऊपर देखो कॉइल। आगे क्या कह रहा है? विल हैव द रिएक्टेंस दिस, ठीक है। What should be the capacity of capacitor which has the same reactance at that frequency? अच्छा, उस फ्रीक्वेंसी पे जो आपको मिलेगा ना वो सेम ही मिलेगा, मतलब कह रहा है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बेसिकली। ठीक है, करो। करिए करिए और आंसर बताइए। चारवी कैसे करें पता नहीं, सोचो सोचो। देखो सबसे पहले पे आओ, इस सेंटेंस पे आओ। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ दिस, मतलब कह रहा है अगर एक्सएल की वैल्यू 3142 ओम हो तो किस फ्रीक्वेंसी पे ये इतना एक्सप्रेस करेगा। हाँ, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एल की वैल्यू पता है, और एक्सी एक्सएल इज इक्वल टू एक और तो होता है 2 पाई एफ इंटू एल। आपको एफ चाहिए तो क्या करो, एक्सएल अपॉन 2 पाई एल कर दो। आपके पास ये भी है ये भी है, क्या करने, पाई से कट जाएगा 10 टू पावर समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ आपका। फिर कह रहा है सेकंड कि अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम है तो सी की वैल्यू बताओ। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, नहीं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। या इतना भी लंबा हम क्यों जा रहे हैं,
हम XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C लिखेंगे। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन XC इंटू 2 पाई F। 5 into 10 कितनी आ रही है? नहीं है, 500 हर्ट्ज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 500। सेकंड करो। हाथ पाथ बांध के बैठे हो। गलत है जनाब। ये बताओ, 2 पाई की जगह पे 1.4, हाँ 3.14 इंटू 500 इंटू XC कहाँ गया? आ गए जो गिवन है। अरे यार ये बीच में कहाँ आ जाएगा ओमेगा? ये इसके इक्वल हुआ ना, ये दोनों आपस में किधर? हाँ अरे यार L कैसे आ जाएगा? ओमेगा L इज इक्वल, हाँ लेकिन अरे मेरी बतिया तो सुनो पहले। गलत है इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, इन दोनों की वैल्यू 3142 कह रहा है। कब? जब फ्रीक्वेंसी सेम है। ये दोनों इक्वल है नहीं। बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन है, तो हमें इसको इसके इक्वल हम कर ही नहीं सकते। ये जानते हो कौन सी कंडीशन है? ये रिजोनेंस की कंडीशन है। समझे महाशय? हाँ तो उस पे वो दोनों इक्वल है। अरे यार फिर तुम वही हद वाली बात कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। देखो इधर समझो, अगर तुम एक्सएल इज इक्वल टू बोल रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? ओमेगा सी। यही तुम कहना चाह रहे हो। तो इसको क्या तुम बदल दोगे? ओमेगा एल कर दोगे? तुम तो वही कर रहे हो भाई। इसके अंदर जो ओमेगा एल है वो डिफरेंट है, एल सी के साथ नहीं है। एक्सएल और एक्सी इक्वल है, जो रिएक्टेंस है वो सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। एक्सी की वैल्यू कितनी? 3140 इंटू 2 इंटू 3.14। अच्छा 42 है, ठीक है। और एफ की वैल्यू आई है 500। तो ये 10 टू पावर में कुछ, हाँ और क्या, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही होती है हमेशा। सारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा रिवोल्यूशन में होती है। हाँ वही तो ये बात कर रहा था। कैपेसिटेंस की क्या होती है? फैरेड। नहीं हाँ वही फैरेड और माइक्रोफैरेड, तो वो आनी चाहिए ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसे आप कह सकते हो 1/500। इसे तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 0.1 तो 10 टू पावर माइनस कितना आ रहा है? 6 फैरेड, मतलब 1 माइक्रोफैरेड। चेक कर लेते हैं। हाँ भाई 1 माइक्रोफैरेड ही आ रहा है, ठीक है 1 माइक्रोफैरेड। भाई आंसर में इस तरीके से इसको सॉल्व करके उन्होंने लिखा है 0.11 मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है तो मैं 1 ले रहा हूँ ना, तो इसे हम 1 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 मतलब बहुत छोटी पॉइंट इंटू 10 टू पावर। हाँ ठीक है वो भी सही है।
हाँ तो यही किया गया है, हर्ट्ज को क्यों चेंज करेंगे? देखो मैंने हर्ट्ज को चेंज किया क्या? नहीं, मैंने तो किस में कन्वर्ट किया यार? कर ही नहीं सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में ही होती है, उसे कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? ये देखो ये इतनी तो आ रही है हर्ट्ज। हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनली मैं उम्मीद करता हूं अभिनव इसका भी आंसर देगा। A 200 मिली हेनरी इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, and a 5 microfarad pure capacitor are connected one by one. हाँ माइक्रो, one by one across a sinusoidal AC voltage. AC voltage और उसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू 70.77 sin 1000t volt. Obtain the expression for the current in each case. मतलब आपको क्या वोल्टेज दिया हुआ है ना, करंट के लिए दोनों केस के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। भाई इसमें तो तुम लोग एक्सपर्ट हो, कल हम लोगों ने यही काम किया है, एक्सप्रेशन ही बनाया है, V से I बनाई है, बस वही है। सर पानी लीजिएगा। देखो V नॉट की वैल्यू कितनी, 70.7, ओमेगा की वैल्यू कितनी 1000, तो I नॉट की वैल्यू निकल आएगी नहीं निकल आएगी इंडक्टर सर्किट के लिए? भाई I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, XL। तो हमें XL की वैल्यू पता है, 1/1 लग रहा है, नहीं वो मतलब सिंगल है, ओनली सर्किट है। हाँ एक बार सिर्फ इंडक्टर है, एक बार सिर्फ कैपेसिटर है। हाँ लेकिन 1/1 जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम्हारा वहां से क्या निकल आएगा, I नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें पता है कि इंडक्टर में करंट की वैल्यू आगे होती है, फॉरवर्ड होती है, लेफ्ट बिहाइंड होती है। इंडक्टर में वोल्टेज π/2 आगे से होता है या फिर करंट π/2 से आगे होता है? वोल्टेज होता है, तो करंट क्या होगा, π/2 पीछे से होगा, तो ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो मैं एक्सप्रेशन मिल गया। अब ऐसे इंडक्टर में आ जाओ, सॉरी कैपेसिटर में आ जाओ, तो कैपेसिटर में भी तुम्हें I नॉट चाहिए तो V नॉट अपॉन XC यूज कर लोगे।
हाँ 200 इंटू अब -6 लेंगे, माइक्रो लिखा है ना ऊपर जो, और किसके लिए, जब मिली के लिए, हाँ हाँ माइक्रो का सिंबल क्या होता है? हाँ कौन सही था? सिंपलीफाई करके 3142 का होल स्क्वायर है, ये भी तो वही है अप्रॉक्स। जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे ना 0.11 नहीं आएगा, अगर एग्जैक्ट पे आओगे तो 3140 ही तो है बस, 2 ये रिजोनेंस अभी आगे तुम थोड़ा वेट करो, अभी बताऊंगा मैं आगे। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, किसी भी सर्किट का इंपीडेंस 0 हो जाए, मतलब करंट इनफाइनाइट हो जाए, इसे रिजोनेंस कहते हैं। ये रिजोनेंट का कंडीशन है नहीं, इसलिए मैं उस चीज के लिए मना कर रहा हूं। क्या है 3.5? आई नॉट की वैल्यू? आई नॉट की वैल्यू आ रही है 0.353। हाँ मिली में नहीं निकाला है, एम्पियर में निकाला है। 0.3535 एम्पियर आ रहा है। तो कुछ सही करो। उसे कौन बंद किया है? तो तुम लोग वहां बैठते क्यों हो? जो पीछे बैठो, तुम्हारे भी है ठंडक, तुम भी पीछे बैठो। ऑन करो यार, गर्मी लग रही है। हाँ क्या मैं करने जा रहा था, देखो सबसे पहले यहाँ पे V0 की वैल्यू 70.7 वोल्ट गिवन है, फिर आपका ओमेगा गिवन है 1000। हाँ अरे यार, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए पहले इंडक्टर के लिए आई नॉट, तो आई नॉट इज इक्वल टू जाएगा V0 अपॉन एक्सएल। V0 की वैल्यू है 70.7, एक्सएल की वैल्यू कितनी गिवन है? 2000 इंटू 10⁻³ हेनरी, हाँ इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 70.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻²। तो ये इसके साथ पहले तो कट गया, तो आ गया 707/2। हाँ क्या नीचे एक्सेल की वैल्यू, एक्सेल की वैल्यू निकालनी है हमें? हाँ 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 हाँ, एक्सेल की वैल्यू नहीं है हमारे पास भाई, पहले एक्सेल निकालना है, तो एक्सेल होगा ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे -3 है तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। अगर ये 200 है तो हम कह सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू V0 अपॉन 200, या इसे ऐसा कहो 70.7 अपॉन 200। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूँ 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से इसे करोगे तो कितना जाएगा? 35। हाँ नहीं 10⁻² लगा रहा हूँ ना, तो 35.35 इंटू 10⁻² मीन्स 0.3535 एम्पियर, ये मिल गई आपको करंट की वैल्यू। नहीं अभी तो एक के लिए निकाला है, मुझे पता थोड़ा है ना, देख रहा हूं मैं। अब देखो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम पहले XC की वैल्यू निकालते हैं,
मतलब 1 ओमेगा सी। चेक कर लेता हूँ करंट की वैल्यू। हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1000 इंटू ऊपर लिखता हूँ 10⁶ अपॉन नीचे आ जाएगा 5, सिर्फ 5। क्या ये गलत दिखा है? तो ये भी तो 200 ही आया। अगर ये 200 आया तो आई नॉट की वैल्यू 0.3535 ही आएगी। तो इसके लिए आई नॉट को कैसे लिखा जाए? चलो अगले पेज पे आता हूं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है ना। किसके लिए? फॉर इंडक्टिव सर्किट या फॉर एल सर्किट। क्योंकि I क्या होता है? π/2 V से पीछे होता है। तो क्या मिल जाएगा? I इज इक्वल टू 0.3535 साइन 1000 t माइनस π/2। यही आपका आंसर है। फॉर सी सर्किट देखते हैं। हाँ, I इज इक्वल टू 0.3535 ये तो रहेगा ही रहेगा। साइन उसमें π/2 कैसे आगे होता है, तो साइन 1000 t प्लस π/2। यही आपके दोनों आंसर्स हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। समझ में आई बात? पारस सर एक बार प्रीवियस पेज पे कर दो। पेज चेंज करने कह रहा है? क्या कह रहे हो? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। हाँ हो गया सर। टी टाइम पीरियड नहीं दिखाता है। टी जिस टाइम से वो आगे मूव कर रहा है वो है रियल टाइम है वो। भाई वेव आगे चल रही है ना, जैसे टी बोल लो या थीटा बोल लो, बात एक ही है कि कितने एंगल पे उसकी पोजीशन क्या है, कितने टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पे आता है। अच्छा, आज मैं अभी आपको बंडल ऑफ भर का क्वेश्चन देने वाला हूँ होमवर्क। कम से कम हर एक में कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में? 11 है। 11 है, लगभग 5 एक्सरसाइज में 55। हाँ भाई सारे लोग गवाह हो, ये ट्यूसडे को करके दे देगा। लगभग लगभग 55 होगा, 60 होगा इसी चैप्टर के। अभी नहीं दूंगा। मैग्नेटिज्म में जो तुम्हारा मैटर है, अच्छा EMI का, हाँ 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 EMI का देना है, ठीक है। हाँ मैग्नेटिज्म का है, मैंने भेजा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था ना, तो वही तो है। और अच्छा मैटर वाला भी था तो उसमें पढ़े नहीं है क्या जो मैंने भेजे थे? दोनों मिक्स करके चेक करना एक बार। वो मैंने कंप्लीट दिया था। मैं एक काम करूंगा, मैं फिर से भेज दूंगा। कल है मंडे, कल आपके पास थोक भाव में क्वेश्चंस पहुंचेंगे, ठीक है। और मैं कुछ सॉल्व भी भेज दूंगा आपके जो एडवांस के हैं, अगर मन करेगा तो कर लेना। और उसमें जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आपको एडवांस में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो भाई आ जाओ। और हाँ, मुझे कोई मैसेज कर देगा उसके लिए आपका केस स्टडी
मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट कर देना मुझे, ग्रुप में नहीं। हाँ, कई बार होता है कि मेरे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, तो आप टेक्स्ट कर दोगे तो मुझे याद आएगा, मैं सेंड कर दूंगा। A bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance capital N is in series with an AC source marked क्या? हाँ मालूम है हमें भी, कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हुए हैं, लेकिन अभी पता चलेगा वहां पहुंचेंगे तो ये सब छूट जाएगा, इसलिए पहले इसे करा दे रहे, कल का थोड़ा सा माइंड में फ्रेश है। इफ द phase angle between the voltage and current is pi by 4 radian, calculate the value of L. Calculate the value of L. नहीं, आ जाओ आगे, यहाँ बैठ जाओ मेरी जगह पे, मेरी जगह पे। बंद कर दो भैया, क्या कर सकते हैं। नहीं फिर अभी थोड़ी देर बाद ऑन कर देना। तुझे क्या टेंशन है? देखो कह रहा है अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब क्या ना 1/10 कुछ नहीं आ रहा, समझो पहले। हाँ डेसिमल में है। कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ठीक है, इन द सीरीज विद एन AC सोर्स मार्क दिस, मतलब LR सर्किट है भाई, L और R आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर LR सर्किट है और कह रहा है सोर्स का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दिया है, जो वोल्टेज है जो आप V अप्लाई कर रहे हो वो है 100 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको L की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे जरा बताओ, जबकि फेज डिफरेंस की वैल्यू दे रखा है 5, हाँ कुछ ऐसे ही है, tan फाइव से क्या 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 सीधे बोलो, tan फाइव इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा फोन वही मेज पे रखा है जहां तुमने मुझे दिया था।
कोई काम नहीं हुआ। भाई जरूरी थोड़ा ना है कि कई बार चीजें सारी यूज होंगी होंगी। डन, सबका आ गया? कैसे आया? सीधी सी बात है, आपको पता है अगर आप इसके डायग्राम को बनाओ एलआर सर्किट के, तो ये होता था फाई आपका, ये था फाई, सॉरी फाई। तो हम यहां से निकाल सकते थे tan फाई इज इक्वल टू क्या आया था, एक्सएल इस साइड होता था आपका VL, इस साइड होता था आपका VR, तो एक्सएल अपॉन R। अब चूंकि पाई बाई 4 दिया है तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सएल इज इक्वल टू R, तो यहां से L इज इक्वल टू क्या मिल गया, R अपॉन 2 पाई F। सारी वैल्यूज को पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर ही दे रहा हूँ, 0.0318। ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि एन 80 वोल्ट कॉमा 80 वॉट 800 वॉट heater is operated on a 100 volt comma 50 hertz supply. Calculate the inductance of the choke required. Calculate the inductance of the choke, बताता हूं अभी, required। आपके घरों में जब पुरानी कोई ट्यूबलाइट होती थी उसमें एक चोक लगा रहता था, इंडक्टर था, एल। हाँ, फैन में सी लगता है कैपेसिटर, और ट्यूबलाइट में चोक लगता है एल, ठीक है। चोक सर्किट पढ़ते थे भाई, रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस को मिला के सर्किट बनती है उसे चोक सर्किट कहते हैं। जैसे एल और सी को मिला के बनाते हैं पैरेलल में, उसे टैंक सर्किट कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब। चलो सॉल्व करो, देखते हैं किसका किसका हो पाता है। देखो क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है और उसका पावर दिया है, तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। VI होता है, हीट का VIT होता है 0.0 ना। हाँ, तो वहां से I निकल आएगा, जब I निकल आएगा तो तुम लगा सकते हो फॉर्मूला। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस भी निकाल लेना।
6/100 पाई आ रहा है, 100 पाई। करो करो, अच्छा क्वेश्चन है। आज ये तनिष्का गायब है ना? इतना लंबा क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कहाँ से ले आए? क्या जरूरत है इसकी तुम्हें? अरे देखो, आपको क्या चाहिए? इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए ना, एल की वैल्यू। नहीं, एल ओमेगा तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक्सएल रिएक्टेंस। हमें एल चाहिए। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास क्या गिवन है? पावर की वैल्यू गिवन है 800 वॉट, और कितने वोल्टेज पे गिवन है? V इज इक्वल टू 80 वोल्ट पे। तो कितनी करंट उससे पास हो रही है वो निकल आएगा 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर करंट पता है ना? हाँ, इसका आंसर बताया था तो था शायद मैंने अभी। L/100 पाई आ रहा है, पाई, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 6/100 पाई। हाँ, तो अब देखो इसके रेजिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं। इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना होगा? 80/10 मींस 8 ओम। ठीक है, दो चीज हमें मिल गई। अब देखो, हमें अगर I पता है, R पता है, तो ये जानते हैं कि V0/I0 इज इक्वल टू Z के इक्वल होता है, और Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL², मतलब √R² प्लस ω² L²। सारी नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी है भाई, यहाँ पे पुट कर दो R² प्लस 4π² F²L², और इस साइड तुम्हारा आ रहा है V0² दोनों का, दोनों तक होल स्क्वायर कर दो, तो V0²/I0² इज इक्वल टू R² प्लस 4π² F² इंटू L। आपको L चाहिए, सारी वैल्यूज गिवन है, आ गया ना? तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/100 यूनिट हेनरी। जाओ जाओ जाओ। चलो ठीक है, अब आते हैं वापस टॉपिक पे, LCR सर्किट पे। ठीक है, कौन कौन सी सर्किट बची थी? LR सर्किट। हाँ, इसमें, हाँ, किसमें? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्यों चेंज हो जाएगा भाई? इसी से तो मिलके ये बन रहा है भाई। tan phi का रेजिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन है? तब
चलो हमारा एलआर सर्किट तक हो गया था, 2 सर्किट सीआर और एलआर हो गया था ना, 3 बचे हुए नहीं, 2 बचे थे, एक एलसी और एक एलसी, एक एलसी और एक एलसीआर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगले पे हम आते हैं एलसी सर्किट पे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एल बनाया और फिर एक सी लिया और इसको एक बैटरी के साथ, अल्टरनेटिव बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये है आपका एल, ये है आपका सी, ये हो गया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो L का मतलब क्या हुआ, VL इस साइड होगा, I इस साइड होगा। C का मतलब क्या हुआ, I इस साइड होगा, VC इस साइड होगा। सही है बात? तो इसका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके फेजर डायग्राम की बात करूं तो ये हो गया I, इस साइड हो गया VL, इस साइड हो गया। अब अगली बात, अगर आप लोग VL और VC की बात करो तो कौन सा वोल्टेज बड़ा होता है, VL की वैल्यू बड़ी ले कि VC की वैल्यू ले बड़ी? जी नहीं, VL की बड़ी होती है, क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस लिमिटेड आता है, जबकि इंडक्टर के क्रॉस आप जितना ज्यादा करंट बढ़ा लोगे उतना ज्यादा वो स्टोर करेगा। हाँ भाई, वो तो एक करंट स्टोर करने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ही तो एनर्जी स्टोर कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा, लेकिन वहां पे एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसी में चार्ज कर पाएगा। अगर वो गया मतलब उससे ज्यादा, भाई करंट को वो क्या कर देता है, स्टॉप, लेकिन ये कभी भी करंट को स्टॉप नहीं करता। कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट की का फ्लो होता है एक टाइम के बाद 0 हो जाता है, जब तब हम कहते हैं ये फुल्ली चार्ज हो गया। लेकिन इंडक्टर के क्रॉस ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो VL है वो VC से बड़ा होता है, हम ये कहते हैं। तो अगर ये बड़ा है, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट किस साइड होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो ये मिल गया हमें उसका रिजल्टेंट, हमने कहा ये वैल्यू है आपकी VL डिफरेंस VC। मैं अभी भी डिफरेंस इसलिए कह रहा हूं जो भी बड़ा हो, ठीक है। तो आपको V की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, therefore V is equal to VL difference VC। इसका मतलब V is equal to I कॉमन XL difference XC। इसका मतलब V upon I is equal to XL difference XC। मीन्स Z की वैल्यू कितनी हो गई, XL difference XC। ये आपको इंपीडेंस की वैल्यू मिल गई, ठीक। हाँ, इंडक्टेंस क्या होता है, सोलिनॉइड, जो सोलिनॉइड है वही क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर और इंडक्टेंस दो अलग चीजें हैं। हाँ, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। वो प्रॉपर्टी क्या है, जितनी भी उसके क्रॉस फील्ड डेवलप होगी ऑपोजिट एक्ट करेगा। हाँ, तो अगर वोल्टेज हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब इन अ वे हम करंट ही दे रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को करेंगे तो कहीं ना कहीं वोल्टेज अपॉन करंट ही तो है। तो वोल्टेज अपॉन करंट नहीं है, वोल्टेज अपॉन करंट पर यूनिट टाइम है एल। भाई आई का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, वही तो एल है। कंडक्टर की ऑपोजिट प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। हाँ बिल्कुल, अगर वो करंट के फ्लो को सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो वो वोल्टेज को ज्यादा कैसे रख सकता है? बच्चे वोल्टेज को ज्यादा रख नहीं सकता है, ज्यादा इंड्यूस कर सकता है। तो जो कंडक्टर है वो भी कैपेसिटर से ज्यादा वोल्टेज को इंड्यूस कर सकता है? कैपेसिटर नहीं, नहीं, क्यों?
भाई कैपेसिटर के लिए तो एक लिमिटेड वॉल्यूम की एनर्जी होती है ना, हम उसको 3 फैरेड 2 फैरेड 5 फैरेड तक कर सकते हैं, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने मान लो कैपेसिटर के क्रॉस लगा दिया 500 वोल्ट का, अगर वो 5 मिनट के बाद अपने आप को फुल कर दे रहा है, उसके अंदर चार्ज फुल्ली स्टोर हो जा रहा है, तो वो 5 मिनट के बाद करंट को नहीं फ्लो होने देगा, चाहे जितना बड़ा सोर्स लगा हो, वो कट ऑफ रीजन में चला ही जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा हमारे इंडक्टर में नहीं होता। ठीक है। अब एक बात और, जब हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो अगर हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, वी नॉट अपॉन जेड, दैट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सल डिफरेंस एक्सी। सही है। अब तुम्हारी जो बात है मैं उसी पे आ रहा हूं, समझो। आज वो दोनों बच्चे नहीं आए ना, अरे कॉर्नर वाले। अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। देखो सारा खेल यहीं पे तुम्हें समझ में आएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है, और ये कहीं ना कहीं रिजोनेंस को प्रोड्यूस करता है। कैसे? मैंने इस सर्किट के क्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई किया, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, उस करंट की वजह से इसके अंदर चार्ज स्टोर करना शुरू हो जाएगा, और जब तक इसके अंदर चार्ज स्टोर होगा तो इसके क्रॉस फील्ड की वैल्यू 0। भाई कोई फील्ड तो इसमें जनरेट होगी नहीं, क्योंकि सारे के सारे चार्ज क्या है, यहाँ स्टोर हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब जब ये फुल्ली चार्ज स्टोर कर लिया, क्या इसके क्रॉस कोई करंट की वैल्यू फ्लो होगी? नहीं होगी। देन इसका कोई मतलब हुआ नहीं। अब क्या, इसके बाद का क्या, ये एज अ खुद सप्लाई बन जाएगा। अभी जब तक ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, अब ये किसके क्रॉस डिस्चार्ज होगा, इस इंडक्टर के क्रॉस डिस्चार्ज होगा, और जैसे इसके क्रॉस डिस्चार्ज होगा इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसके फील्ड के पास एज इन इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होना स्टार्ट करेगा। हाँ? अरे यार तुम अभी बीच में आए हो, तुम पूरी बात तो सुने नहीं हो। मैं क्या बता रहा हूँ, तुम किस चीज को रोक रहे हो अभी? एक मिनट में सेंटेंस कंप्लीट हो जाए पहले। हाँ नहीं चेंज होगा टाइम के, हो ही नहीं सकता इसमें कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट का कोई खेल ही नहीं है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट आना ही नहीं है इसमें, सोचना भी मत कभी। तो मान लो इस पे इसके पास 100 जूल एनर्जी स्टोर हुई सपोज, तो वो 100 जूल एनर्जी कहां पे डिस्चार्ज होगी, इंडक्टर के पास, और जब ये 100 जूल इसमें लेगा तो ये 100 जूल स्टोर करेगा क्या? नहीं, उससे कुछ कम करेगा। तो पहले इसके पास कितना फील्ड, 0। अब जैसे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, इसके पास मान लो 70 जूल स्टोर हो गया, तब तक ये फुल्ली डिस्चार्ज। अब जैसे ये डिस्चार्ज हुआ, फिर से यहां से ये इसके थ्रू एक करंट को फ्लो कराएगा, क्योंकि ये भी एज अ क्या है, इसके पास भी इंड्यूस पोटेंशियल है, तो जैसे ये इधर फ्लो कराएगा फिर से इसके क्रॉस क्या जनरेट होगा, चार्ज स्टोर होना स्टार्ट करेगा। तो क्या 70 जूल पूरा ये स्टोर कर पाएगा? नहीं, फिर से थोड़ा सा कम करेगा। तो लगातार हो क्या रहा है, पहले सबसे पहले इसके पास पोटेंशियल या फील्ड की वैल्यू 0, देन बी, मान लिया बी, फिर 0, फिर क्या हो रहा है, नहीं सी नहीं, अरे रुको यार, पहले सी को मैं लेके ही नहीं आ रहा, मैं बी और माइनस बी के बीच में चल रहा हूं। एक बार मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, एक बार मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो सबसे पहले 0, देन बी, जब ये इस पे फील्ड देना स्टार्ट किया, देन अगेन 0, जब पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो गई, फिर उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा फ्लो कराएगा इंडक्शन की वजह से, तो ये क्या करेगा, माइनस बी जनरेट करेगा,
कब तक? जब तक कि फिर से ये जीरो ना हो जाए। जब ये जीरो हो जाएगा फिर से ये क्या करेगा, इसको मैग्नेटाइज करेगा फिर से भी। तो क्या कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग सोर्स नहीं मिल रहा है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का? अब मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहा है। कैसे भाई? इसके अंदर प्लस माइनस में हो रहा है। अब प्लस से माइनस की तरफ क्या डेवलप होता है, फील्ड। भाई कैपेसिटर में प्लस से माइनस की तरफ 5 लाइनें सबसे पहले गई, फिर 3 लाइनें गई, फिर 2 लाइनें गई, फिर 1 लाइनें गई। तो लगातार फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से इसका पोटेंशियल भी अल्टरनेट बदल रहा है। भाई चार्जिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, सॉरी, और चार्जिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, डिस्चार्जिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो लगातार ई के अंदर भी मैं क्या बता रहा हूं, पहले ये बताओ। नहीं, अरे नहीं भाई, मैं इसके रेजोनेंस की कंडीशन पे आ रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम अभी बीच में अभी रुके रहो थोड़ा सा। तुम्हारा जो डाउट है वो दूसरा डाउट है, उस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है? वेट वेट वेट, अरे पेजेस खत्म? अच्छा, लो भाई, मैंने बोला समझो भाई, ये पूरी की पूरी फिनोमिना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं बोल तो रहा हूं लेकिन उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहा हूं, ठीक है? इस अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से चार्ज कौन होगा, कैपेसिटर। मैंने कहा ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज हो गया, ये पूरा का पूरा माइनस चार्ज हो गया, ठीक है? अगर ऐसा है तो क्या अब इसकी जरूरत है, क्या मैं इसको हटा नहीं सकता? हटा सकता हूं। अब देखो इसके पास फील्ड की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, 0। बात ठीक है? इसके पास फील्ड की वैल्यू कितनी, ई मैक्सिमम। भाई प्लस माइनस फील्ड डेवलप हो गया, तो इसके पास बी 0, इसके पास ई है मैक्सिमम, ठीक है? अब क्या होगा, अब धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। डिस्चार्ज होते होते इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। भाई प्लस माइनस है तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी बननी स्टार्ट होगी, है कि नहीं? तो इसके पास क्या आ गया, बी। इसके पास क्या आ गया, भाई अभी कुछ नहीं आया। अब जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया फुल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, 0। भाई पूरी तरीके से डिस्चार्ज। अब जो इसका बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है, अब इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है। भाई इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास बहुत ढेर सारी फील्ड है, बहुत ज्यादा फील्ड है। और ये समझो इसके पास 100 जूल था, इसने 70 जूल इसमें स्टोर किया। भाई कुछ तो एनर्जी रेडिएट भी करेगी। एनर्जी का डिसिपेशन किसमें सबसे ज्यादा होता है, एलसीआर सर्किट में, तीनों में से। ये भी हम सीखेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा मैंने क्या पूछ लिया है। हाँ, दोनों कह सकते हो। इसके पास आई बी, भाई ई और आई के लिए इंटरचेंज आप देख चुके हो, ये होता है। लेकिन बी और ई के लिए आपको नहीं पता, कि पता है, नहीं पता है। और एनर्जी के लिए भी नहीं पता है। मैं वो तो तीनों बता रहा हूं आपको। हाँ और क्या, सीधी सी बातें करेगा। अगर पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब वो फुल्ली, नहीं करंट नहीं जनरेट कर रहा। जब ये डिस्चार्ज करेगा तो करंट नहीं बनेगा, पूरी तरीके से ये इसको चार्ज करेगा। तो अब क्या हुआ, इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 70 जूल, इसके पास 0। अब क्या होगा, अब ये इस कैपेसिटर को फिर से चार्ज करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने पे ये जो बी फील्ड है, भाई जैसे ये भी पूरी तरीके से हो गई, अब इसके पास फील्ड की वैल्यू कितनी, 0।
और 0 से ये क्या होगा, अपने फील्ड को चेंज करना स्टार्ट करेगा। कैसे चेंज करेगा समझो। अब ये फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी उल्टी। कैसी? -b। और इस -b की वजह से यहां पे जो पोलैरिटी थी तुम्हारी ये बदल जाएगी। भाई ये प्लस था तो फील्ड इधर आ रही, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होगा। तो पहले E देन 0, अब कैसी फील्ड आई? -e। आई कि नहीं आई? -e। कब तक? जब तक कि ये पूरा 0 ना हो जाए। फिर ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी -e। फिर जस्ट उल्टा प्रोसेस, ये कब तक? 0। और 0 तो ये क्या हो जाएगा? अगेन b। तो देखो 0 से b, b से 0, 0 से -b, -b से 0। डैम्पिंग। हाँ, तो ये डैम्पिंग का मतलब क्या है? डैम्पिंग का मतलब जो 100 से 70 हुई, भाई साइनोसॉइडल तो होगी ना, लेकिन कैसे होगी? डैम्पिंग के साथ। तो ये जो फिनोमिना होती है इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रिजोनेंस। इस सर्किट में क्या जनरेट हो गया? रिजोनेंस जनरेट हो गया। यही फिनोमिना हमारी कहलाती है रिजोनेंस। अब रिजोनेंस की कंडीशन क्या है? भाई रिजोनेंस का मतलब समझते हो? मैं इस क्लासरूम में बोलूं और मेरे बोलने से आवाज गूंजना स्टार्ट हो जाए। इको होता है ना, तो इको कहाँ पे होता है? जहां पे हमारा रेजिस्टेंस 0 होता है। इस कमरे को मैं खाली कर दूं तो मेरी आवाज और तेज गूंजेगी, मैं इस कमरे को भर दूं तो वो कम गूंजेगी, मतलब रिजोनेंस कम जनरेट होगा। तो चीजों का आना, रेजिस्टेंस का बढ़ना, चीजों का जाना, रेजिस्टेंस का कम होना। इसका मतलब रिजोनेंस कब जनरेट होगा? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम या 0। बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकली हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा फिर से प्लीज ऐड करो। ये बात आप लोगों को मैंने 11th में भी बताई थी। एट रिजोनेंस Z इज इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब एक्सेल डिफरेंस XC इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेल इज इक्वल टू XC। इसका मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C, मींस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, मींस 2π/T इज इक्वल टू 1/√LC। तो T इज इक्वल टू 2π/LC। तो F इज इक्वल टू 1/2π/LC। तो ये उस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये उसका टाइम पीरियड है कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी जो साउंड या जो अच्छा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आप इलेक्ट्रिकल में कैसे समझ सकते हो? आप लोग FM सुनते हो? FM की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 98.3। हाँ, तो 98.3 रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रही है बात? वहां पे इंपीडेंस की वैल्यू 0 है। आवाज बहुत क्लियर आ रही है, आवाज मोटी हो गई। भाई हमारे पास एक ऐसा भी सिस्टम है कि हम अपनी आवाज को की जो पिच है उसको हाई और लो दोनों कर सकते हैं, वॉइस चेंज करके। तो पिच हाई का मतलब बच्चे की आवाज, शार्पनेस बढ़ा दो, उसको कम कर दो, फ्लैट कर दो, बहुत अजीब सी आवाज आएगी। तो ये सब क्या है? इनके बीच में एक ऐसी आवाज होगी जो कि बहुत क्लियर है। होता है ना भाई, ट्यूनिंग जब करो किसी भी अब आजकल तो रेडियो आता ही नहीं है, आप लोग कभी देखे ही नहीं होंगे रेडियो को।
वो दूसरे कैडेंस है एंटीना वाले हाँ तो उसमें देखो ऐसे करते करते कहीं पे ट्यूं ऐसे आवाज आती है थोड़ी सी, और फिर वहीं पे गाना बजने लग जाता है। तो हाँ वो बीच में जो जहां पे वो गाना बज रहा है वही उसकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। उस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है क्योंकि इम्पीडेंस 0 होता है, और उसके आगे पीछे थोड़ा सा आवाज अजीबो गरीब आती है। अभी वो सब भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी यही है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि रिजोनेंस से जनरेट हो रही है। समझ में आई बात? चलो फटाफट करो पूरा, ये इसे भी नोट कर लेना, ये चीजें आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ठीक है अभी फिर से कर लो। ये कर लिया है? हाँ हाँ मैं रुका हुआ हूँ। हाँ हाँ डैम्पिंग भूल गए, वेव एंड ऑसिलेशन में B/2R लेकर आए थे। इसमें वो फोर्स होगी जो करंट मिल रही है एक्स बाहर से, वो लगातार क्या कर रही है, अपोज क्या कर रही है, उसको मेंटेन रख रही है। डन? एलसी के हाँ क्यों नहीं आता है? बिल्कुल, हम वेव डायग्राम तो किसी का ही बना सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम वेव डायग्राम हर एक का बना सकते हैं। देखो ये सारी चीजें जो तुम पढ़ रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन की मेजर चीजें तुम यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। अगर आगे चल के कंप्यूटर साइंस से तुम लोग या फिर आईटी में घुसते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, और फिर और मजा आएगा वहां पे। तो और भी चीजें, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, खैर वो सब भी मैं बताऊंगा कम्युनिकेशन में। फाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता यार, फाई का कौन सा फॉर्मूला है? तो सब में तो निकाल सकते हो तुम। हाँ भाई हर एक में फाई क्या होगा, XC/R होगा सी के लिए, XL/R होगा किसके लिए, LR सर्किट के लिए। ऐसे जब LCR करेंगे, LC में तो है ही नहीं क्योंकि या तो वो L की तरफ होगा या तो C की तरफ होगा। जब LCR की बात करेंगे तो वहां भी आएगा, वहां डिफरेंस अपॉन R आएगा। हमेशा रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में ही मिलेगा। डन? आगे बढ़ो। तो जहां जहां LC सर्किट वहां वहां रिजोनेंट। अगर इसी LC सर्किट को पैरेलल में लगा देते तो इस सर्किट को कहते हैं टैंक सर्किट। ये तो सीरीज में है ना, अगर इसी को पैरेलल में कर देते तो ये हमारा टैंक सर्किट होता। और अगर L और R सर्किट को बनाते उसे हम चोक सर्किट कहते हैं। जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट, अब तो LED ट्यूबलाइट आ गई है, पहले एक चोक लगता था बीच में बड़ा सा, बिना चोक के ट्यूबलाइट जलती ही नहीं थी। हाँ नहीं, सिर्फ L और C ही कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन किसके अक्रॉस वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे? C सर्किट में फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है तब।
बच्चे वेव बना रही है, या तो वो साइनोसॉइडल होगी या तो कोसाइन होगी, इसके अलावा कोई हो सकती है नहीं। तो चाहे तुम उस ओरिजिन को वहां रखो या थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ना भाई। साइन कॉस तो एक दूसरे का है ना, रिलेटिव। भाई पाई फेज से आगे चलेगा तो कॉस, इतना समझ लो साइन और कॉस में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम लोगों को बताया था कोई वेव एक्स एक्सिस पे चल रही है तो वो कॉस नेचर को शो करती है, अगर वाई पे चल रही है तो साइन नेचर को शो करती है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। डन। ये जो डैम्पिंग है वो कांस्टेंट तो नहीं है ना, वेरी कर रही है। बच्चे ये वैरी कर रही है मीडियम वाइज, जैसे पानी के अंदर एक मीडियम में, हाँ मीडियम में जो कांस्टेंट है, हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। भाई इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रेविटी काम करती है। मतलब 10 यूनिट अगर डैम्प हो रहा है स्टार्टिंग में तो उसके बाद भी 10 यूनिट डैम्प होगा। बच्चे नहीं कह सकते। वो नहीं घटा था। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सपोनेंशियली घट रहा है 1/r²। अगर पहली बार में 1/2 घटा है तो दूसरी बार में 1/4, तीसरी बार में 16, तो वो एक्सपोनेंशियली ही घटेगा 1/r² की रेट से हर मीडियम में। डैम्प्ड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब तुम्हारा एक आता है LCR सर्किट, लेकिन बच्चे वो आज नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। तुम बहुत खुश हो गए हैं। अब तुम्हारा LCR बचा और